अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मद्दे मुकाबिल। मैं हूं मरियम खान और हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टर साहब। नाज़रीन, आज बात की जाएगी कि नून लीग इत्तेहादियों से मिलकर ताहाल वफाकी हुकूमत साजी का वाज़े ऐलान करने में अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के बड़े मुतालबात हैं, शरीफ खानदान फंस कर रह गया है। 10 रोज गुजरने के बावजूद वफाक और सूबों में हुकूमतों की तश्कील अभी तक वाज़े ना हो सकी। नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। नून लीग को बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत से कामयाब होने वाले नून लीग की तीनों अरकान असेंबली के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दी हैं। आज़ाद को मिलाने वालों की अपनी विकटें गिनना शुरू हो चुकी हैं और दूसरी जानिब पीटीआई के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब आज़ाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान भी सामने आ चुका है। कमिश्नर रावलपिंडी की बात की जाए तो संगीन इल्जामात उन्होंने लगाए, उसके बाद DROs ने उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी गई है दरख्वास्त दहिंदा की जानिब से। और उसके बाद एक नया ट्विस्ट ये आता है कि दरख्वास्त दहिंदा ने दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर सूरत केस को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से हमारे साथ रऊफ क्लास्टर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार भी मौजूद है आमिर इलियास राना साहब। आगाज करते हैं रऊफ क्लास्टर साहब से। रऊफ क्लास्टर साहब, हुकूमत साजी का मरहला जारी है, नून लीग में चल क्या रहा है? हुकूमत बनाना भी चाहती है और नहीं भी बनाना चाहती। अंदरूनी कहानी असल में क्या है? क्योंकि अंदर के कुछ लोग हैं जो कि एक तरफ हैं और दूसरे दूसरी जानिब हैं। क्या चल रहा है? आपको कुछ अंदर की कहानी मालूम होगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम आपका। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इस वक्त मेरा ख्याल है लाहौर में हो रही हैं। राना साहब भी हमारे साथ हैं, आमिर इलियास राना साहब, ये भी बड़ी अंदर की पॉलिटिकल खबरें हैं, ये भी रखते हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि ये नवाज़ लीग ने ये इंडिकेशन इन्होंने दिए थे कि हम इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत बनाने में, नाराज़ थे, एंग्री थे, उन्हें लगा है कि शायद हमारे साथ फेयर डील नहीं की गई, जो चीज़ें हमारे साथ तय की गई थी उनके बरक्स से शायद रिजल्ट्स आए हैं। और आपको याद होगा जब हम वहाँ पर लाइव या आपके साथ ट्रांसमिशन भी कर रहे थे जी, तो नवाज शरीफ साहब आए, मरियम साहब आई, शहबाज शरीफ साहब, वो आके विक्ट्री वो स्पीच किए बगैर वो चले गए थे। तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि वो खुश नहीं है। वो अपने घर बैठ कर उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो फिर हम यहाँ बैठते हैं, आप जाने हुकूमत जाने, फिर बना लें यहाँ पे इस्लामाबाद में। सो हमने पूरा कोई मेरा ख्याल 7-8 दिन देखा है कि वो लोग जो हैं PML नवाज वाले डिसइंटरेस्टेड है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में ये खबरें आई थी कि वो तो बिल्कुल डिसमूड थे और किसी मूड में नहीं थे कि आप हुकूमत जो है यहाँ पर आप इस्लामाबाद में बनाए। बल्कि आपको ये याद होगा साद रफीक साहब हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने कहा था कि जनाब कि हम हुकूमत बनाने को तैयार नहीं, जिसका दिल चाहता है जाए हुकूमत बनाए। तो उसके बाद पता चला पैनिक लाइक यहाँ सिचुएशन इस्लामाबाद पिंडी में हुई है कि जनाब कि इनको राज़ी किया जाए, इनको वापस लाया जाए और दोबारा पीपल्स पार्टी को इनके साथ यहाँ बिठाया जाए। सो इस वक्त ये 2 किस्म की चीज़ें चल रही हैं जो मेरे पास कोई थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी है। एक तो ये है कि ये पहले तय हो रहा था कि जनाब कि मरियम नवाज साहबा जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर की बजाय यहाँ इस्लामाबाद भेजा जाए, वो पोजीशन लीडर के तौर पर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये पंजाब में रहें, अपनी परफॉर्मेंस अपना काम है वो रिवाइव करें और लोगों को वो विन करने की कोशिश करें, एक ये था। लेकिन इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने इंटरफेयर किया है, उन्होंने कहा नहीं जनाब कि आप ही हैं, आप ही वज़ीर आज़म बने और ये मामलात हैं इन्हीं को इसी तरह रहने दें, इस पर तजर्बे नहीं करते। फिर उनकी तरफ से एक शर्त रखी गई PML नवाज़ की तरफ से कि ठीक है अगर हमें हुकूमत देनी है तो हम सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, आप फिर पीपल्स पार्टी को कहें कि वो भी आएँ और इसमें अपना हिस्सा लें और इसमें पार्टनरशिप करें, ताकि ये जो इसका एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड होना चाहिए। PML नवाज अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि खान साहब की पार्टी उनकी या अपोजिशन लीडर है, इधर से फिर बिलावल साहब एंड कंपनी वो भी अपोजिशन में बैठना चाहते हैं और फिर इधर मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं और वो अकेले जो है ना सारे मसाइल को हल करें। सो अब जो मेरा ख्याल है आजकल में बातचीत हुई है दोबारा 2-3 दिनों में, उससे तो क्लियर है कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इस वक्त जब आपकी बातचीत हमारी हो रही है। बिलावल ने अगरचे जो फार्मूला उन्होंने दिया था तो 3 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब, 2 साल के लिए ये बन जाए, बिलावल बन जाए, उसको तो उन्होंने कल मुस्तरद किया था। लेकिन फिर मुज़ाकरात जो है ना इनके चल रहे हैं। सो वो दोबारा मेरा ख्याल है ट्रैक पर आ गए हैं और लगता है कि 28 फरवरी से पहले कुछ ऐसा राय देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला। आमिर इलियास राना साहब भी साथ ही मौजूद है, रऊफ क्लास्टर साहब, उनसे भी जान लेते हैं, शायद उनके पास भी कोई अंदर की कहानी हो। आमिर इलियास राना साहब, पहले तो सबसे पहले आपको वेलकम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आमिर इलियास राना साहब, क्या लग रहा है वफाक में क्या होने वाला है? जो नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच दी थी वो क्या लगता है वो उन्होंने क्या अपने जो अंदर के बाकी लोग थे उनके साथ डिस्कस नहीं किया था या उनको आइडिया नहीं था कि मखलूत हुकूमत में वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे? उन्होंने ये फैसला अपनी पार्टी की मुशावरत के बगैर ही कर दिया था। आपको क्या लग रहा है? 2-3 चीजें आपने पूछी हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये चूचू का मुरब्बा तो बनेगा और हम सबको हजम करना पड़ेगा जो वफाक में बनेगा।
क्योंकि अवाम की किस्मत में होता है ना ये सारा किस्सा कहानी। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ ने जो तकरीर की, उसे आप विक्ट्री स्पीच कहें, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया था कि उन्होंने दिन में क्या ख्वाहिश जाहिर की थी इलेक्शन वाले दिन, और जो आया है तो उन्होंने कोई ऐसी मुबम बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आप आसिफ अली जरदारी से भी बात करें, बल्कि लफ्ज मोहतरम यूज किया सबके साथ, मौलाना फजलुर रहमान से भी करें और एमक्यूएम से भी बात करें। तो उन्होंने ये इंदिया तो दे दिया था कि वो सबके साथ मिलकर बनाएंगे। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन सीसीआई की मीटिंग हुई और मर्दमशुमारी को इन्होंने ओके किया, मैं कह लो भाई अभी इलेक्शन भी 4 महीने डिले और ये भरपूर अपोजिशन में इलेक्शन लड़ेंगे ताकि लड़ाई असल नजर आए और फिर ये इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे, और ये बन रही है। एक पीटीआई की देखते हुए अक्सरियत को पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज आ जाए कि हम मिल के बना सकते हैं। वो इमरान खान साहब ने 1 घंटे के अंदर अंदर डिफ्यूज कर दी पोजीशन, जो अभाम पैदा हुआ था असद कैसर की गुफ्तगू से, हालांकि मुझे उसमें भी नहीं था। उन्होंने कहा था जो एहतजाज पे जा रही हैं पार्टियां, उनके साथ हम सबके साथ बात करेंगे। तो वो काम खत्म हुआ तो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई कि अब बैठना तो नून के साथ है, क्योंकि बिलावल ने जितनी बड़ी पोजीशन ली थी वो तो आपको और हमें पता कि वो हर चैनल पे इलेक्शन के नताइज के बाद चले गए थे कि नहीं मैंने बातें जरूर की थी लेकिन हमें अब मुल्क के लिए बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, कौमी मुफाद हो या नेशनल का लफ्ज कह दें उसको अंग्रेजी में, ये हमारे लिए एक चूरन है जो हमें सब माजून की सूरत में पेश करते हैं, हम आवाम खाते हैं। क्योंकि कुछ हमें गोलियां भी इन्होंने मीठी दी हैं निगरानों ने जाते हुए कि पेट्रोल और जो गैस की कीमत है और बिजली की सब्सिडी अभी अवेलेबल है, जो कि IMF हर सूरत में नए मुआहदे में खत्म कराएगी। क्योंकि हमने बड़े लोगों पे, कलासवा साहब बहुत बात करते हैं इस पे, बड़े लोगों पे तो हमने टैक्स लगाया ना नहीं। हमारे जो छोटा ताजिर है जो सबसे ज्यादा टैक्स दे सकता है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होता। आने वाली गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स की तरफ और उसके लिए पीटीआई उनके साथ खड़ी हो जाएगी, जो हमेशा से अलमिया है हमारा। अच्छा। जिन बड़े लोगों पे आपको हाउसिंग सेक्टर में अभी बहुत गुंजाइश है, आप नहीं लगा सकते, मजबूरी है लोगों की। सारे कारोबारी लोग, सारे सियासतदान सब इसी जगह पे आके बैठ गए। तो जब तक कोई बड़ा मिसाक नहीं होगा, मैं तो आजकल ये बात कर रहा हूं कि जी पीटीआई को शर्त लगानी चाहिए। IMF की कंडीशन तो सबने मंजूर करानी है और वो गंडापुर साहब वजीर आला होंगे तो उन्हें भी करनी है, लेकिन पहले 3 महीने में आप रिफॉर्म्स कर लें, आईनी तरमीम जो कराना चाहते हैं करा लें। पीटीआई भी मर्जी करा ले, पीपल्स पार्टी भी करा ले, नून भी करा ले, MQM भी करा ले, बल्दियाती इदारों को भी मजबूत करा लें। ये इसके बाद नहीं होगा, जो मर्जी कर लें। ये शर्त रखें किसी भी ताउन पे कि पहले ये काम होना है, फिर हम और आप ये बात कह सकेंगे। ये जो हर दफा इलेक्शन में चींची है, देखे ना इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, बहुत बाइख्तियार है, उसमें कुछ कमी बेशी है वो भी हम ठीक कर सकते हैं। हमें रास्ता तो खुद बनाना है, हम नहीं तैयार होते ना, हमारी पार्लियामेंट नहीं तैयार होती। अब एक बड़ी मजबूत पार्लियामेंट आने लगी है। अगर तो मुझे आप इजाजत दें तो मैं राना साहब से एक सवाल पूछ लूं। जी 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 राना साहब, ये जो स्टेज आप बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चैलेंजेस जो आने वाले हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद में हमने देखा है सर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा बिग ब्लो हुआ है, मारा है उन्होंने नवाज शरीफ साहब के जो 3 यहाँ से MNA इलेक्ट हुए थे, जिस पे वो खासा मतलब है उसमें कंट्रोवर्सी भी थी, रिगिंग के इल्ज़ाम भी थे। आज उनका नोटिफिकेशन जो है सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पे इनको एक सीट की ज़रूरत है, आज़ाद लोगों को मिलाया जा रहा है, जो उन पर अच्छे खासे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं नवाज लीग पे या एस्टेब्लिशमेंट पे कि शायद वो इनको इसमें शामिल करवा रहे हैं। उसी वक्त 3 मेंबरान जो हैं जो इनकी अपनी पार्टी के लोग थे, 2 तो अपनी पार्टी के थे, तारिक फजल चौधरी साहब हूँ और साथ में ये अंजुम अकील साहब, उसके बाद खुर्रम नवाज साहब तो चले आए थे, PTI से आए थे, फेयर इनफ। इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा उनके लिए एक मतलब है वो होगा, धचका होगा कि एक तरफ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, 3 बंदे उनके सस्पेंड हो गए। सर ये चलेगा जी, साथ साथ कलासवा साहब, बिल्कुल धचका है और धचका खत्म भी हो सकता है और रेगुलर भी हो सकता है। अच्छा। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, ये जो धांधली की कहानी है ना, आपको KP जहां से PTI जीती है, आज शाहजहां यूसुफ जीत गए, हार गए हैं। सारी आवाज तो नहीं मेरा ख्याल है आपकी आवाज जरा। हाँ जी, अब बोलिएगा जी। मैं कहा समर बिलोर को 33 या 35 हजार वोट मिले हैं सूबाई असेंबली में और उनके चचा ससुर गुलाम अहमद बिलोर को 2 सूबाई असेंबलियों में 28 हजार वोट मिले। क्या मिसाल दें हम कि किसके लिए धांधली हुई, किसके हक में हुई? मतलब हाथ कंगन को आरसी किया, जरा कोई बना ले फिर सारी चीजें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इल्जाम लगते रहेंगे। जितने आपने फेयर करना है काम, आप पार्लियामेंट से आइंदा के लिए तदारुक अभी करा। इसलिए मैं ये तजवीज दे रहा हूं कि भाई ये बातें ना करो, अमली तौर पे काम करो। फेडरल गवर्नमेंट के भी घुटने टिकेंगे,
तो भाई हुकूमतों के भी टिकने हैं, भाई बैठ के अपने आम आदमी के मफाद के लिए कर लो। अब ये जो बाद में 5 साल बाद बातें करते हैं जी मैं तो फलानी मशीन लगा रहा था और मैं फलानी लगा रहा था, नहीं भाई अभी लगाओ, अभी तय कराओ सब कुछ। आपके साथ सबने बैठ के बात करना है, एस्टैब्लिशमेंट भी बैठेगी, अदलिया भी होगी, बैकडोर चैनल सब इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लासेस साहब स्टार्ट में कह रहे थे, तो सब जगह पे वो मौजूद है, विजिबल है या नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में धंधा खत्म नहीं होगा। ये तभी होगा अगर एक दूसरे को रास्ता लेके देंगे उनको। आप समझे कि अगर आप ये समझेंगे जी हम तो वो खालिस्तान जमहूरियत लेके आएंगे जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा, तो पाकिस्तान में तो अभी नहीं आ रही। अभी तो हमारे सियासतदान मैच्योर नहीं होते। देखे ना राना साहब, कितने चांसेस हैं पीपल्स पार्टी के और इनके अलायंस के आज रात अनाउंसमेंट होने के कोई इम्कानात हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले वो साइड पे होगी, वो तो पीटीआई के साथ जैसे आपने कहा इनको दोबारा उन्होंने बिठाया है कि बातचीत करें। और सुना सेनेट चेयरमैन और ये कौमी असम्बली में फिर नवाज लीग नहीं मान रही, डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं, स्पीकर वो अपना रखना चाहते हैं, कल को बिलिंग वगैरह बाकी इश्यूज होते हैं। तो ये कोई सॉल्ट आउट कैसे करेंगे? सदर का सुना है वो देने को तैयार हैं, गवर्नर पंजाब भी मांग रहे हैं शायद पीपल्स पार्टी वाले के वो भी हमें दें। पीपल्स पार्टी तो पंजाब के आधे जिलों की एडमिनिस्ट्रेशन भी मांग रही है, तमाम आईनी कानूनी पोजीशनें मांग रही है, और बाद में उन्हें पता है हमने कैबिनेट में भी आ जाना है, लिहाजा जो ले सकते हो ले लो। ये काम तो इनको हुकूमत क्यों नहीं देते सर? मतलब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों नहीं ऑफर करते कि बिलावल साहब आप वजीर आजम बन जाएं? चलो मैंने 16 महीने बन लिया, अगर वो इतनी सारी चीजें मांग रहे हैं तो फिर उनको दे दें, हुकूमत दे दें सर, एक ही दफा वजीर आजम दे दें उनको अपना। आप और मैं जब बात कर रहे थे तो कामरान टसूरी ने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी, नून लीग, हम सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और आज रात मुतवक्को है कि एलामिया जारी हो जाएगा, क्योंकि नून लीग ने इन अपने तादियों से बाकियों से बात करनी थी, वो हो गई है। अब ये जो है ना, आप बड़ी पोजीशन पे खड़े होते हैं, आपके मुतालबात इसलिए ज्यादा होते हैं कि आपको मदद करनी है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है। आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, तो आप सब चीजें विश लिस्ट में डाल देते हैं, फिर आमने सामने बैठ के बात होती है कि जी आपको पंजाब में हिस्सा चाहिए, आप सिंध में कितना हिस्सा दे रहे हैं? आप कहते हैं हमारी मेजोरिटी है, तो पंजाब में उनकी भी है। तो मरकज में कोई खुशी से हुकूमत नहीं बना रहा। मैं आपको ये बात बता दूं, पीपल्स पार्टी इनकार कर देना, वो ये क्यों एहसान चढ़ा रहे हैं जमहूरियत का कि हम इस मुल्क पे चलाना। वैसे राना साहब, जो शादी आपकी गुफ्तगू से लग रहा है राना साहब की, जो शादी वो खुशी से नहीं हो रही, ना देते खुश हैं ना पुतरेते खुश हैं, ये शादी कितने अर्सा चल सकती है सर अगर ये हालत है तो? इसके पीछे गारंटर मौजूद है और चल सकती है अगर ये बन गई। सवाल ये है, और जब अच्छा, अभी ये चांसेस नहीं बन सकती। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि एक चीज हर वक्त हमें रखनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है, तो ऐन मुमकिन है कि किसी की पोजीशन इतनी बिगड़ जाए कि वो ना माने। इमरान खान और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बैठ सकते? पीपल्स पार्टी की तो पहले दिन की ख्वाहिश है कि वो इस दफा उधर जाना चाहते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की पार्टी बैठ सकते हैं, कोई सोच सकता था आज से एक हफ्ता पहले कि ये काम हो सकता कि फजलुर रहमान और इमरान खान के लोग मिलेंगे? अगर ये सब कुछ हम सोच सकते हैं, तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब भी माइनस हो सकते हैं हुकूमत से? आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत पे लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर तय कर लेंगे। मेरे हिसाब किताब में इतना बड़ा मसला नहीं होगा जितना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, अभी हुकूमतें बनी नहीं है, तो हमें भी शोज में डिस्कशन करनी होती है कि जी आज ये भी इम्कान है, ये भी इम्कान है, क्योंकि उनके भी मुआहदे चल रहे हैं। अभी देखे ना, पीटीआई के जिन लोगों की 50 की शमूलियत कराई है, मतलब मजे की बात है ना कि वो लोग कह रहे हैं कि जी शायद उन्होंने खवातीन की कोई निशिस्त ही नहीं रखी, तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदीदा वो उनको निशिस्त दे ना दे। लेकिन पीटीआई कहती है हमें खवातीन की निशिस्त मिले ना मिले, लेकिन ये हमारा रेवड़ अगर कहीं भाग गया, सॉरी टू से पहला यूज कर रहा हूँ कि हमने इकट्ठे किए ना किसी फोल्ड में तो लाए, यही ना फिर बिक जाए। हर तरफ एक दूसरे के साथ बदएतमादी का मसला चल रहा है। जो लोग इकट्ठे किए हैं उनको भी खतरा है कि जीत के भी आए, ये फिर भी जा सकते हैं, लिहाजा निश्चित मिले ना मिले इस वक्त। अच्छा, पंजाब की राना साहब क्या सिचुएशन है? आपके पास अंदर की खबरें होते हैं? मरियम नवाज साहबा की उनकी जो वजारत आला जो है वो पक्की है? क्योंकि दरमियान में तो सोचा जा रहा था कि जनाब कि हम सेंटर में नहीं लेते, ये हुकूमत नहीं लेते, वहाँ पे पोजीशन के लिए मरियम साहबा को भेज देते हैं, वो पोजीशन लीडर बने, अग्रेसिव मिजाज है, और शहबाज शरीफ साहब को दोबारा पंजाब में ले आए। तो लेकिन अब पता चलता है दोबारा फिर वो उसी बात पे राजी हो गए हैं जो आपने कहा, गारंटर जो है वो उनको उठा कर ले आए। तो पंजाब में क्या सिचुएशन बन रही है? मरियम साहबा पे कोई उनको पार्टी के अंदर से कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ओल्ड गार्ड्स की तरफ से? मैं आपको एक बात बताऊं जी, पार्टी के अंदर नाम है नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ इनकार कर देते, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म चाहने के बावजूद नहीं बन सकते थे, और दोनों भाइयों के दरमियान में कोई मसला नहीं है, मुझे ये यकीन है। और उन्होंने तय किया है कि मरियम नवाज को लाना है। मरियम नवाज 2-3 हिस्सों में कैबिनेट भी बनाएंगी, वो तैयारियां भी कर रही है, जाहिर है उन्हें मुलाकातें भी कर रही हैं। पार्टी अगर बचनी है तो मेरे साथ चले। अब अगला मरहला, और नवाज शरीफ पीछे बैठे हुए हैं, उनके लोग हमेशा कहते हैं इख्तलाफात बच्चों में हो सकते हैं,
भाइयों के अंदर आपस में सुई नहीं गुजरती। दोनों बिल्कुल मिलके चलते हैं, वो बैड कॉप गुड कॉप जो मर्जी लगा आप कह लें, दोनों भाई बिल्कुल मिलके मशवरा करते हैं, फैसला करते हैं। अब इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है वो 14-16 महीने की हुकूमत की वजह से कि जो बिल आए हैं, फैमिलीज को जो मुश्किल आई है उसने ये रिजल्ट दिया है कि इतनी मुश्किल इनके लिए PMLL की नहीं बनी। तो ये इनके लिए भी मेक और ब्रेक, अपने लिए पार्टी के अंदर ये इशू है कि अगर हम कुछ डिलीवर करेंगे तो बच जाएंगे। इसके लिए वो चाहते हैं कि पंजाब। अच्छा राना साहब, एक और इन्फॉर्मेशन, कोई मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी दोस्त से, ताहिर मलिक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि मरियम साहबा इस दफ़ा ये भी पार्टी के अंदर एक नई बात कर रहे हैं कि मैंने जो कैबिनेट बनानी है, मैंने अंकल्स की कैबिनेट नहीं बनानी। वो बेनज़ीर भुट्टो वाला वो काम करना चाह रहे हैं, 1988 वाला, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब ने अपने वालिद साहब के दोस्तों को पीछे कर दिया था और नए लोगों, नए फेसेस के साथ हुकूमत बनाई थी। सो एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर यह भी है कि मैंने पिछले लोग जो हैं थोड़े से मतलब वो क्या कहना चाहिए सीजनड हैं, उनको हटा के नौजवान फेसेस को सामना लाना चाहती हैं ताकि एक सूबे को, पार्टी को नई लुक दी जाए, क्योंकि आपके यहाँ यूथ है, आप 60% 65% है। सो वो पार्टी का इमेज भी बदलना चाहते हैं। अगर ये बात ठीक है जो कि मेरे सोर्सेज कह रहे हैं ठीक है कि इस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये पार्टी के अंदर से थोड़ा सा रेजिस्ट नहीं आएगा कि जनाब के वो जो पुराने लोग हैं, जो सीजन लोग हैं, उनको साइड पे करके नए यूथ को सामने लाया जाए, विच आई थिंक मे बी ए गुड स्ट्रेटजी कि नए फेसेस लाए जाएं, नए लोग जाएं जो टेक्नोलॉजी के साथ, इस ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक के साथ वो थोड़े फेमिलियर हों, जो बात कर सकें, आके सोशल मीडिया पे जवाब दे सकें। पुराने लोग बेचारे, उनको तो ट्विटर, फेसबुक और इसका टिकटॉक का तो पता ही नहीं है। कासरा साहब, मैं तो समझता हूं कि अगर वो ये सोच रही हैं, जो कि वो सोचती हैं, और वो इस पे इम्प्लीमेंट कर जाएं, वो पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पंजाब चलता है, पाकिस्तान चलता है। हम तजर्बा नवाज शरीफ की सूरत में उनके साथ मौजूद है, जितने जीत गए। अब ये 63A जो रीराइट हुआ होगा ना, उसमें कोई पार्टी तो छोड़ नहीं सकता कि सीधा घर, अगली कहानी तो बाद की बात है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि ऐसे लोग लाए। पूरी दुनिया का तजर्बा हमारे सामने है कि $1 डॉलर्स की कंपनियां जंक्शन चला रहे हैं। तो इस पाकिस्तान को क्या मसला है कि यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ फैसला नहीं कर सकते, कुछ तजर्बा नहीं कर सकते। रिजल्ट भी आपको बता रहे हैं, उनको आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वो टिकटॉक करें ना करें, लेकिन नौजवानों को कैबिनेट में लाएं, उनसे काम लें, उनमें एनर्जी होती है। जो शहबाज शरीफ का फार्मूला ऑफिसर्स के बारे में है कि स्टाफ अफसर 4-5 रखो, दौड़ाओ खूब, 5-6 महीने काम लो, फिर DC लगा दो, DPO लगा दो, ताकि वो उनकी जो बेस्ट है वो आप ले चुके होते हैं। तो इन्हें भी कैबिनेट में ऐसे लोगों को लाना चाहिए। अच्छा राना साहब, ये जो प्रिंटिंग वाला, ये बैलेटिंग का जो नई वो चीज़ें सामने आई थी, उसकी क्या कहानी है सर? लाहौर में जो कोई वीडियोज़ आई, कोई चीज़ें आई कि जनाब ये प्रिंट हो रहे हैं बैलेट बॉक्सेस वगैरह, उस पे अजरा बुखारी साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मेरे ख्याल में तो वो कहानी फ्लॉप हो गई, वो डूब गई है। जब उन्होंने यही नहीं ख्याल रखा कि कैंडिडेट वहां पे 15 थे, यहाँ पे डबल किस तरह करें। मतलब बनाने वालों ने जो फिल्म बनाई, और आज वो नसरुल्लाह मलिक साहब ने उसके ऊपर पूरा 15 मिनट का व्लॉग भी किया है। मैंने सुना है कि उनके दफ्तर में, मैं उनको बड़ा सीनियर, काफी अच्छा दोस्त समझता हूँ, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट सर, वेरी सीजन्ड, उन्होंने कहा कि जी मैंने 3 सवाल किए मेरे साथी को, जिसको मैं बड़ा अच्छा छोटा भाई भी समझता हूँ, दूसरे को भी, लेकिन उनके पास जवाब नहीं थे, लिहाजा मैंने रोक दी। और फिर जिन्होंने ये बनवाई थी उन्होंने खुद चला दी। तो उन्होंने तो वो सीधा इल्जाम PTI के ऊपर लगा दिया, और वो साबित नहीं कर सकते कि ये बैलेट पेपर। वो दूसरी भी बात है कि अगर धांधली इस सतह पे इलेक्शन कमीशन ने करनी है, जो कि मैं नहीं मान रहा, तो फिर तो उनके पास तो छपे छुपाए वो ओरिजिनल बैलेट पेपर मौजूद है, जो बचे भी हैं, हर जगह पे बचे हैं, उस हल्के में भी बचे हैं, और कुछ परसेंटेज फालतू भी छपती है। अगर यही काम करना और इसके अलावा आमिर इलियास राना साहब, बात ये भी है कि जो बैलेट पेपर छापे गए हैं वो दूसरे रुख पे छापे गए हैं, वो उस रुख पे ही नहीं है, और पेज का साइज भी वो वाला नहीं है जिस साइज पे बैलेट पेपर छापे जाते हैं ओरिजिनल वाले। ये बिल्कुल वही कहानी है जो कमिश्नर साहब फंस गए हैं बयान देके। उन्हें क्या तो सबूत सामने रख देने चाहिए थे। जो यहाँ पे चट्टा साहब मौजूद थे पिंडी में, वो वही काम होना है। वो बयान दे दिया, अफजल खान ने भी दिया था, और फिर उन्होंने जाके माफी मांगी थी। ये साबित नहीं कर सकेंगे अच्छा, बयान देने से पहले उसके आगे की स्टोरी सोचते नहीं है कि अगर आगे से सवाल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अवाम ने सवाल करना है या आगे अदालत ने सवाल करना है, तो वहां पर क्या जवाब दिया जाएगा? अब असल में इशू ये होता है कि क्या वो कंप्रोमाइज हुए, क्या उनका वाकई ज़मीर जागा। ये 2 सवालों का जवाब मिल जाए तो वो सब चीजें सामने ले आएंगे। अगर वो कंप्रोमाइज हुए थे तो फिर जिन्होंने कंप्रोमाइज किया है, और फिर अब वो जिनकी तहवील में है, वो सब चीजें ले आएंगे सामने। ये काम उन्हें पहले दिन करना चाहिए था कि जी मैं बिल्कुल ज़मीर मेरा ओरिजिनल जागा और ये मेरे सबूत है।
मैंने तो उसी दिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब से बात की थी, उन्होंने कहा जी इनकी एक मुझे जुलाई में कॉल आई थी, एक दफा तब बात हुई थी, एक 9 फरवरी की शाम को इनकी कॉल आई थी, मैंने नहीं की। मतलब उन्होंने तो अपना टेलीफोन ओपन कर दिया ना कि भाई मेरा अगर ये नाम ले रहे हैं तो मेरे साथ क्या राब्ता था इनका, चेक करा ले। चीफ तो राणा साहब इसके पीछे कौन, मतलब क्या हो सकता है इनको? देखिए ना हमारे यहाँ राणा साहब ये चट्टा साहब को, हाँ जी मैं सर पूछ रहा था कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी डेप्थ है आपकी, आप इतने 25-30 सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के, आप मास्टर समझे जाते हैं, आपके पास खबरें होती हैं ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड, आपके दोस्त हैं बहुत सारे, अच्छे कंटैक्ट्स हैं, कोई आपने इधर उधर से कोई अपनी जसूसी नहीं करवाई, कोई अपने जसूस नहीं एक्टिव किया कि आखिर चट्टा साहब जो हैं अचानक ये उन्होंने बम शेल जो उन्होंने एक्सप्लोड किया है, तो क्या रीज़न बताए चट्टा साहब को इसे क्या हासिल होना है सपोजली अगर उन्होंने किया भी है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर? देखिए मैं यही तो मेरा सवाल है कि क्या वो कंप्रोमाइज हुए, क्या उनका वाकई जमीन जागा। अब आपके जिले में इमरान खान साहब की हमशीरा के नाम पे जो जमीनें लिया में चढ़ी, उस वक्त ये वहाँ डीजी खान में थे, इनका नाम उस इंक्वायरी में भी मौजूद है। और बंदा जो होता है ना आखिर में सोचता है यार मेरे पास पैसे भी बड़े हैं, टका क्या बस मैं मशहूर भी हो जाऊंगा, वीजा भी लग गया उनका, मतलब एक पहलू ये है। दूसरा पहलू वो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ये मेरिट पे बात है तो उन्हें सबूत सामने रख देने चाहिए थे। जो मैं बात कर रहा था, आपका सवाल आ गया कि लोग तो पीटीआई तो एस्टेब्लिशमेंट पे अंगूठा रखती है, वो कहते हैं उन्होंने किया नहीं, तो ये दो जो एक जज है और एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो इनके ऊपर कौन सा अंगूठा रख सकते हैं कि ये 7 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों को भी दबाएं, उनसे रिजल्ट भी बदलवाएं, सारा कुछ। मतलब इन्होंने खुद क्वेश्चन मार्क लगाए हैं अपनी स्टेटमेंट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सवाल तो यहाँ पर पैदा हो जाता है। इससे पहले हम वफाकी हुकूमत की बात कर रहे थे आमिर इलियास राणा साहब, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि अगर जरदारी साहब माइनस हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब माइनस होते हैं, फजल रहमान साहब माइनस होते हैं और बानी पीटीआई जो कि माइनस हुए हैं, अगर ये तमाम लोग माइनस हो जाते हैं, जो हुकूमत में नया तजुर्बा होने जा रहा है, ये किस हद तक कामयाब होगा? देखें यहाँ पे कभी भी 2/3 अक्सरियत की हुकूमत भी नहीं चली मुकम्मल, और यहाँ पे जो भानुमती के कुनबे इकट्ठे किए जाते हैं वो 4-4 साल 5-5 साल लगा के निकल जाते हैं, फिर एक और आ जाता है। यहाँ इस मुल्क की किस्मत बदलने के लिए कोई भी मुखलिस इस सेंस में नजर नहीं आता कि मैं अपनी कुर्बानी दे दूं इस वजह से कि ये मुल्क आगे निकल जाए। मुझे तो कोई फिलहाल नहीं नजर आ रही, ये इसी तरह ढकोसला पार्टी चलेगी और हुकूमत को चला लेंगे जिन लोगों ने चलाना। अच्छा, अगर पंजाब की बात की जाए तो हमजा शहबाज भी आगे आने को तैयार हैं, तो क्या लगता है अगर वो नहीं आते, मरीम नवाज जो कि अभी इस वक्त तक ऑब्वियस लग रहा है कि वो आने वाली हैं, तो वो कामयाब हुकूमत कर पाएंगी? क्योंकि उनका इस तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर वो बात करें कि वो अपनी कैबिनेट नहीं बनाती हैं, तो अनएक्सपीरियंस्ड लोग जो हुकूमत में आएंगे, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है उन लोगों का? देखिए ये इतना अच्छा सवाल है कि अगर बीच में उस्मान बुज़दार ना आए होते तो मैं बहुत अच्छा जवाब देता। यहाँ पंजाब की ऐसी की तैसी फेर यार राणा साहब कमाल है। मतलब आपने जवाब ही दे दिया सीधा सीधा। मतलब वो पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 4 साल गुजारे हैं, अपने वालिद के साथ सारी जिंदगी रही हैं, तो उसको उनके पास एक बहुत बड़ा तजर्बाकार लोग हैं मौजूद। नए लोग तो कैबिनेट का फेस हो सकते हैं, पीछे एडवाइजर सारे हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत अच्छी टीम हो सकती है उनके साथ, और होगी मेरा ख्याल है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो बहुत अच्छी परफॉर्म करेंगी। जिस तरह मुझे पिछली दफा पीपल्स पार्टी के 5 साल पे ये गुमान गुजरा, लेकिन उन्होंने कमाल किया कि सिंध में उन्होंने काम ना करने की कसम उठाई थी। जब उनका मुकाबला आया था कि बिलावल ऊपर खड़े थे और मुराद अली शाह के ये 5 साल थे, मेरा ख्याल था कि पीटीआई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा, वैसे सियासी तौर पर तो उन्होंने कर लिया, रिजल्ट ले लिया। अच्छा राणा साहब लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, ये सर अचानक हमने देखा है कि ये जो हैं हमारे नवाज लीग के दोस्त जो हैं बड़े एक्टिव हुए ट्विटर पे, बड़ी हार्श, बड़ी सख्त लैंग्वेज, सख्त जवाबात स्पेशल जर्नलिस्टों के खिलाफ, उन्होंने टीवी शोज के खिलाफ, एंकर्स के खिलाफ, हम देख रहे हैं बड़ी अचानक उन्होंने एकदम एक्टिव हो जाते हैं, अग्रेसिव किस्म की कैंपेन लॉन्च की है। अभी वो हुकूमत में आना है उन्होंने, हुकूमत वाले लोगों को तो थोड़ा सब्र करना पड़ता होता है, अभी तनकीद होनी है, इवैल्यूएशन होनी है, इसके पीछे क्या वजह समझते हैं कि वाकई हम सहाफ़ी उनके साथ अनफेयर रहे हैं, या नवाज लीग जो है इस वक्त अनफेयर हो रही है? क्योंकि नहीं, सहाफ़ियों ने तो बहुत सारी, जब ये मुश्किल में थे तो यही सहाफ़त, यही एंकर्स, यही सोशल मीडिया उनको सपोर्ट भी देता रहा है, अब वो बहुत इंतहाई गुस्से में है, बड़े सख्त लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हाउ डू यू सी दैट सर? 2 चीज़ें हैं, एक नवाज शरीफ का ना होना, सबसे पहला एंगर उनका सोशल मीडिया पे जितने लोग थे, आपने देखा था जब
शहबाज शरीफ की अनाउंसमेंट हुई तो 2 दिन हाहाकार इस पे मची रही टोटल, कि लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फैसला होगा। दूसरा, जिस तरीके से जर्नलिस्टों ने बात की, मैं बिल्कुल बड़े सबके अदब के साथ कि जी सब कुछ करते हैं लेकिन हम भी तो ना खुदा ना बने, कि हम पे अगर कोई तनकीद करता तो हम सारे इकट्ठे होकर जत्था बना के चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? अगर आपको और मुझे ये हक है कि हम किसी पे तनकीद करें तो सोशल मीडिया पे हमें भी थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, आपके साथ हम बिल्कुल सहमत हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आमिर इलियास राना साहब सीनियर तज्जियाकार भी हैं आप, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे और रफ क्लास साहब से हम ये भी पूछेंगे कि क्या अंदर की खबरें हैं, क्या खतरे हैं, क्या सियासी सूरत हाल किस तरफ मोल्ड होने वाली। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मध्य मुकाबल में रऊफ क्लास्ट्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ क्लास्ट्रा साहब बताइएगा, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो गेम चल रही है आपस में, ये ब्रेक थ्रू कब तक आने के इम्कानात हैं? आपको क्या लग रहा है कब तक आएगा और इसका फायदा किसको होने वाला है ज्यादा, और क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं इस हुकूमत में? मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी अगरचे वो कहते हैं इट्स बेटर टू डील विद द डेविल यू नो देन द एंजल यू डोंट नो। अब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बड़ा पुराना, ये एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, एक दूसरे का अच्छा बुरा भी जानते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ भी करके देखी हैं, दोस्तियाँ भी देखी हैं। 2008 में अगर आपको याद होगा जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त भी इनकी हुकूमत जो है, इन्होंने पहली दफ़ा तजर्बा किया था कि नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी करीब आए थे, और इसाक डार साहब जो हैं ये वज़ीर ख़जाना थे उनकी हुकूमत के, और भी 5-6 बड़े बड़े मेरे ख्वाजा आसिफ थे, साद रफ़ीक थे, चौधरी निसार अली खान साहब थे, तो इस तरह के 3-4 बड़े उसमें लोग शामिल थे, शायद हसन इकबाल साहब भी थे। तो ये तजर्बा उन्होंने पहले भी किया, अगरचे छोटे कुछ अरसे के लिए हुआ, 6 महीने के लिए चलें कह लें। फिर पंजाब में भी इन्होंने एक मुश्तरका हुकूमत बनाई थी, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जब ये वज़ीर आला थे तो पीपल्स पार्टी के भी कुछ वज़ीर थे, और वो चलते रहे थे। और फिर बड़ी हमने देखा कोलेशन जो बनी वो तो फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनी, जब इनका ये PDM बनी। सो माजी में इनके तजर्बे जो हैं कंपेरेटिवली अगर मुझसे पूछें इतने बुरे नहीं रहे। वो ठीक है, उन्होंने इलेक्शन के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने गुफ्तगू की, एक दूसरे को चार्जेस किए, एक दूसरे को घसीटने की बातें की, और भी बहुत कुछ कहा, और बाद में गले भी मिल गए जी जनाब के इलेक्शन में तो होता रहता है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, अभी झगड़ा को इस बात पे नहीं है कि हम फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, उनको झगड़ा ये था कि कौन मैक्सिमम इसमें शेयर ले सकता है। क्योंकि बिलावल साहब की कोशिश थी कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, और ये जरदारी साहब अगेन समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैं उनको ये वज़ीर आज़म बनवा लूँ, और ये बड़ा अच्छा चांस है, बड़ा अच्छा मौका है। और यही वजह उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब के साथ मिलने की, भाई आप तो जेल में हैं तो मेरे बेटे को अगर वोट डाल दें तो जनाब आपकी मेहरबानी। वो खैर खान साहब इस पे नहीं माने। सो अल्टीमेटली वो ये पावर में दोबारा आ रहे हैं, और मेरी जो इतला है कि सदर के इस पे तो उनको कोई एतराज़ नहीं है, जरदारी साहब को सदर मानने को तैयार हैं। वो तो नवाज लीग जो है मसला उनको चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की पोस्ट पे आ रहा है। मांग रही है जो कि नून लीग अभी तक देने में नाकाम है। ऐसी कौन सी डील मांग रही है आखिर पीपल्स पार्टी जिसको इतना प्रोलॉन्ग किया जा रहा है? एक तो दिल इनका इस दफा नवाज शरीफ साहब के साथ डील करने को था नहीं, शहबाज शरीफ के साथ इनका दिल उधर था इमरान खान साहब की। इनको लगता था कि इतने सारे वोट पड़े हुए हैं, आज़ाद वोट हैं, इनको पे अगर हम झपट्टा मार लें, हमारी कोई बातचीत हो जाए तो हमारा बड़ा दौर लग जाएगा, और हमारा वज़ीर आज़म भी होगा, और फिर हम अगर सेनेट भी हमारे पास तो कौमी असम्बली भी हमारे पास, वज़ीर भी अपने, और खान साहब के 8-10 जो हैं उनके जो वज़ीर हैं बनाने पड़े वो भी बना देंगे। और प्लस ये तो आपको याद होगा बिलावल ने कहा था उन्होंने इलेक्शन से पहले कि अगर हम आगे पावर में तो हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज कर देंगे। सो उनको सूट करता था पीपल्स पार्टी, क्योंकि इमरान खान साहब राजी हुए हमारे साथ, वो नहीं हुआ, खान साहब राजी नहीं हुए। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही, जो अहम सवाल है कि जनाब कि अगर आप राजी हो भी जाते, पीपल्स पार्टी भी राजी हो जाती, इमरान खान साहब भी राजी हो जाते, ठीक है जी बना लें जॉइंट आप हुकूमत, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट राजी हो जाती, जिनको इमरान खान साहब पे मतलब 1001 इतराज़ात है उनके पार्टी के लोगों पे हैं, जिनको उन्होंने वहाँ आके बल्ले के निशान पे नहीं लड़ने दिया, जिनके लोगों को उन्होंने बैलेट बॉक्स पे उनका सिंबल नहीं आया, जिनकी पार्टी ख़त्म कर दी गई, लोग पकड़ के जेलों में डाल दिए गए, खान साहब जेल में पड़े। तो पीपल्स पार्टी ने ये कैसे सोचा हुआ था, जस्ट वंडरिंग कि जनाब कि वो हमें अलाउ कर देंगे कि ठीक है आप इमरान खान साहब के साथ अलायंस बना लें, आप वज़ीर आज़म बन जाएं और उनको रियायतें कर दें, उनके ट्रायल ख़त्म करें, उनकी सज़ाएं ख़त्म करें, पार्डन करें। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। सो वो अलायंस वो भी नहीं था, पॉसिबल भी नहीं था। अगर ये कर भी रहे थे पीपल्स पार्टी में भी, ये पीपल्स पार्टी उन पर दबाव डाल रही हो एस्टेब्लिशमेंट पे कि देखें जी अगर आपने हमारी मर्जी की डील नवाज शरीफ साहब से लेकर ना दी तो फिर हम उधर चले जाएंगे, बार्गेनिंग चिप के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं खान साहब की। तो उनकी जो आपका सवाल था साहब के पास गई थी कि खान साहब की मदद तो ले ली जाएगी पार्टी की, लेकिन उसके बाद उनको साइडलाइन करवा दिया जाएगा इक़्तिदार में आने के बाद, क्या ऐसा सोच रही थी पीपल्स पार्टी?
यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स जब होती है तो हर बंदा कोशिश करता है मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने की और दूसरे लोगों को यूज करने की। पॉलिटिक्स की एक चीज बड़ी क्लियर है, दो तीन चीजें। एक, आपको बेरहम होना चाहिए, बेरहम होना चाहिए, रूथलेस होना चाहिए पावर लेने के लिए, नंबर वन। दूसरा, जहां पे दौर लगता है दूसरे बंदे को इस्तेमाल कर लें। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा किसी को, वही आपका वो कहते सिकंदर ठहरेगा। सो यहाँ पे यूज करने का वो चल रहा है कि कौन कितना इसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा ले सकता है। जैसे मौलाना साहब जो हैं, उन्होंने 2-3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या उन्होंने इंटरव्यू तो उन्होंने टिका दिया कि भाई साहब आप यहाँ बैठ के सब कुछ बांट रहे हैं तो मेरा हिस्सा किधर है। अब मौलाना साहब को खुश करने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं कि इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, वो सदर का ओहदा मांग रहे हैं, वो जरदारी साहब मांग रहे हैं। सो पावर पॉलिटिक्स इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, इसलिए आम लोग नहीं कर सकते। ये बड़े इंतहाई मतलब एबनॉर्मल लोगों का काम है। सब इस कोशिश में कि किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हासिल कर सके, सब इसी कोशिश में कि हम ज्यादा बेनिफिट हासिल कर लें, दूसरी पार्टी का बेशक सहारा क्यों ना लेना पड़े। रऊफ क्लास्टर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। क्योंकि हुकूमत अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का ही नाम है, तो रऊफ क्लास्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इस दफ़ा स्टैंड लिया है और जो उनके अपने पुराने उनके हलीफ रह चुके हैं, दुख सुख के साथी उनके रह चुके हैं, उनके साथ स्टैंड नहीं किया और धांधली का भी कहा है। मौलाना साहब को कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या इतना बड़ा स्टैंड लेने के बाद? वो मुझे एक आपने सवाल बड़ा सीरियस किया, लेकिन मुझे एक ना फिल्म का डायलॉग याद आ गया, बड़ा मुझे बड़ा पसंद है, फेवरेट है मेरा। मुगल आजम फिल्म है, आपको पता है, बड़ी मशहूर ज़माना फिल्म थी। तो दिलीप कुमार साहब और उसमें पृथ्वी राज साहब आमने सामने थे, अकबर बादशाह वर्सेस शहजादा सलीम, दरमियान में वो अनारकली थी। तो एक दिन वो जो अकबर बादशाह जो है ना, वो उसको अनारकली को बुला के थ्रेट करते हैं उसको। ये फिल्म का मैं सीन बता रहा हूँ। उसमें वो कहते हैं कि उसको अनारकली, शहजादा सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो यही साहब इस वक्त ये हो चुका है कि यहाँ पे मौलाना साहब जो है ना, उन्होंने यही स्टाइल रखा है कि भाई साहब हम आपको जीने नहीं देंगे, हम आपको फिर हुकूमत नहीं करने देंगे। वही वाली बात के न सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। सो मौलाना साहब जो है इस वक्त वो लीथल मूड में है, और अगर मौलाना साहब को कुछ ना मिला तो ऑलरेडी इमरान खान साहब इनके खिलाफ हैं। उधर से हमने देखा है कि वहाँ पे आपके पख्तून बलोच नेशनलिस्ट बलोचिस्तान में, इधर GDA खिलाफ है, इधर से मौलाना साहब लॉन्च हो जाते हैं। चलें बाकी को तो आप मैनेज कर लेंगे, मौलाना साहब को मैनेज नहीं कर सकेंगे। उनके पास स्टेट पावर भी है, उनके पास आप कह सकते अच्छे खासे लोग हैं, वो धरने भी दे सकते हैं, लॉन्ग मार्चेस भी उन्होंने किए हुए हैं। सो अगर ये मौलाना साहब को आउट रखते हैं पावर में से, उनको कुछ नहीं दिया जाता, कोई गवर्नर को उनको नहीं दिया जाता, चले उनको कोई वजारतें नहीं दी जाती, या उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं दिया जाता, या अगरचे उनका दावा जो है वो तो उसके सदर पाकिस्तान की सीट पर किए बैठे हैं। और लोग वैसे बाद लोग ये भी कहते हैं 2-3 सीटों के साथ आप इतना कुछ क्यों मांग रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं मेरे साथ धांधली हुई है। सो मौलाना साहब जो हैं वो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, ये भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर मौलाना साहब को अगर अकेला छोड़ दिया गया, उनके साथ उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा ना दिया गया, तो मेरा ख्याल है ये अपनी हुकूमत के खिलाफ मौलाना साहब के बहुत ज्यादा फिर खतरनाक हो जाएंगे। मतलब मेरा तो ख्याल है कि मौलाना साहब को कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। अगरचे वो कहा जा रहा है उनके बेटे की सीट पे रिकाउंटिंग हो रही है, रिपोलिंग हो रही है और बला बला चीजें हो रही हैं कि शायद उनको 1-2 सीटें जिन पे उनको खतरा था वो कर दिया जाएगा। और दूसरा, मौलाना साहब भी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, मेरा ख्याल पेशीन की सीट से वो जीते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में होना है। और मैंने पार्लियामेंट में होना है, देखते हैं कि किस साइड पे खड़े होते हैं। लीथल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त है। वक्त खत्म हो रहा है, इस पे स्पीकर और मुकर्रर कोई नहीं है। सो इन्हें मौलाना साहब को राजी करना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ, ये जो देख पक रही है ना, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, राजी करना पड़ेगा। सूरत हाल ये है कि मौलाना साहब इस मरतबा हाल ही हाथ नहीं जाने वाले। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। रऊफ क्लास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तज्जिया बड़ा जानदार दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।